साथियों नमस्कार, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। आज के इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के लोक प्रशासन खंड से अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। साथियों, लोक प्रशासन के अर्थ के संबंध में दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। एक तो व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा संकुचित दृष्टिकोण, तीसरा दो ही दृष्टिकोण प्रचलित हैं। तो व्यापक दृष्टिकोण का जो समर्थन है वो व्हाइट, वुड्रो विल्सन, पिफनर और डिमॉक ने किया है। किसने किया साथियों? व्हाइट, वुड्रो विल्सन, पिफनर और डिमॉक। और संकुचित अर्थ का अब जो प्रतिपादन किया है वो लूथर गुलिक, हेनरी फेयोल, विलोबी और हर्बर्ट साइमन ने किया है। तो साथियों याद रखिएगा कि व्यापक अर्थ का व्हाइट, वुड्रो विल्सन, पिफनर और डिमार्क ने किया है और संकुचित अर्थ का गुलिक, फेयोल, विलोबी और साइमन ने किया है। और गोलम्बिस्की ने लोकस फोकस का जो है सिद्धांत लोक प्रशासन के अर्थ के संदर्भ में दिया है। लोक प्रशासन कला है अथवा विज्ञान, इसके संबंध में अलग अलग विचारकों का अध्ययन करेंगे। साथियों, लोक प्रशासन कला है, ये कौन कौन मानता है? एल उर्विक, व्हाइट, MP शर्मा और आडवेटी। देखिए साथियों, MP शर्मा और आडवेटी से ललित कला मानते हैं। और विज्ञान कौन कौन मानता है? तो साथियों गुलिक, उर्विक, वुड्रो विल्सन और विलोबी, ये चार जो है विद्वान इनको विज्ञान मानते हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। तो कला मानने वाले विचारक उरिक, व्हाइट और MP शर्मा और आडवेटी, और विज्ञान मानने वाले गुलिक, उर्विक, वुड्रो विल्सन और विलोबी। उर्विक जो है कला भी मानते हैं और विज्ञान भी मानते हैं। विज्ञान ना मानने वाले कौन से विचारक हैं साथियों? तो विज्ञान ना मानने वाले विचारों में फाइनर, मोरिस कोहन, वाल्डो और वलास। साथियों चार विचारक हैं, फाइनर, मोरिस कोहन, वाल्डो और वलास, जो लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानते हैं। और कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो आंशिक रूप से विज्ञान मानते हैं। इनमें हैं उर्विक, साइमन, पिफनर, टेलर और ड्रिक्स। साथियों लोक प्रशासन की प्रकृति, लोक प्रशासन की प्रकृति के संबंध में दो दृष्टिकोण प्रचलित है। एक एकीकृत दृष्टिकोण और दूसरा प्रबंधकीय दृष्टिकोण। तो साथियों एकीकृत दृष्टिकोण के विचारक हैं पिफनर, FM मार्क्स और L डिवाइड। तीन विचारक जो है लोक प्रशासन का क्या एकीकृत दृष्टिकोण मानते हैं, पिफनर, FM मार्क्स और L डिवाइड। प्रबंधकीय दृष्टिकोण लोथर गुलिक, साइमन, स्मिथबर्ग और थॉम्पसन है। चार विचारक इसके प्रबंधकीय दृष्टिकोण से हैं। आप जानते ही हैं जैसा कि पोस्ट कोर्ब जो है दिया है, और साइमन, स्मिथबर्ग और थॉम्पसन भी प्रबंधकीय दृष्टिकोण में आते हैं। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अंतर ना मानने वाले विचारक साथियों हेनरी फेयोल, उर्विक और फॉलेट, ये ऐसे विचारक हैं जो लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अंतर नहीं मानते हैं। उर्विक ने जो है दोनों में समानता बताते हुए 5 समानताएं बताएं। एक तो संगठन की आवश्यकता दोनों ही प्रशासन में होती है, कार्य प्रणाली में भी समानता होती है, अधिकारियों के समान उत्तरदायित्व होते हैं, जनसंपर्क होता है और अन्वेषण होता है। तो ये 5 विशेषताएं जो है उर्विक का मानना है कि निजी प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों में आते हैं। परंतु दूसरे और कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर मानते हैं। इसमें पॉल H. एप्लेबी, हर्बर्ट साइमन, जॉन गस, L. डिवाइड और सर जोशिया स्टैम्प। ये 5 विचारक ऐसे हैं जो आपके लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर मानते हैं। नवीन लोक प्रशासन का जनक साथियों, नवीन लोक प्रशासन का जनक डॉयट वाल्डो को माना जाता है। और इनकी क्या विशेषताएं इन्होंने बताई हैं लोक प्रशासन के साथियों? इन्होंने ग्राहक उन्मुख, नौकरशाही, प्रतिनिध्यात्मक और प्रशासन में जन सहभागिता, ये 3 विशेषताएं उन्होंने नवीन लोक प्रशासन की बताई हैं। और नवीन लोक प्रशासन को द्वितीय पीढ़ी का व्यवहारवाद किसने कहा? तो साथियों फेडरिक्सन्स ने जो है नवीन लोक प्रशासन को द्वितीय पीढ़ी का व्यवहारवाद किया है। साथियों अब लोक प्रशासन और नव लोक प्रशासन में क्या अंतर है, क्या देखिए साथियों जो इनके मूल्य। तो लोक प्रशासन का प्रथम मूल्य क्या? दक्षता या कुशलता, मितव्ययिता, उत्पादकता, केंद्रीकरण, तटस्थता और मूल्य शून्यता। ये जो है आपके शास्त्रीय लोक प्रशासन के जो है मूल्य हैं। जबकि नवीन लोक प्रशासन के मूल्य क्या है? मानववाद, प्रत्यायोजन, बहुवाद, विकेंद्रीकरण, व्यक्तिगत बुद्धि व गरिमा, नैतिकता, जवाबदेहिता, सामाजिक प्रतिबद्धता, नमनीय, तटस्थता और प्रतिबद्ध प्रशासनिक प्रणाली। तो साथियों ये जो है शास्त्रीय मूल और नवीन लोक प्रशासन के मूल्यों में अंतर है।
लोक प्रशासन के प्रतिपादनों का परिचय कराने का सर्वप्रथम श्रेय किसे प्राप्त है? तो साथियों हर्बर्ट साइमन ने सर्वप्रथम लोक प्रशासन के प्रतिमानों का परिचय कराया था। उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, आइए देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 में आई थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1950 में आई थी और ऑर्गेनाइजेशन 1958 में। ये तीनों कृतियां आप अलग से याद कर लीजिए। लोक प्रशासन के शास्त्रीय उपागम की विशेषताएं। साथियों लोक प्रशासन के शास्त्रीय उपागम की विशेषताएं हैं कार्य विभाजन, निर्वेकता, पदस्योपन और कार्यकुशलता। ये लोक प्रशासन के शास्त्रीय उपागम की विशेषताएं हैं। प्रशासन में निर्णय निर्माण। साथियों हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया के 3 स्तर बताएं। पहला अन्वेषण प्रक्रिया, दूसरा डिजाइन प्रक्रिया और तीसरा चयन प्रक्रिया। तो पीटर एफ ड्रकर ने इसके 5 चरण बताए। पहला समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, वैकल्पिक साधनों का विकास करना, सबसे अच्छे समाधान का चुनाव करना, निर्णय को प्रभावशाली क्रिया के रूप में परिणित करना। तो ये 5 जो है चरण जो है पीटर एफ ड्रकर ने बताए, जबकि हर्बर्ट साइमन ने 3 चरण अन्वेषण क्रिया, डिजाइन क्रिया और चयन क्रिया बताया है। न्यूमैन, समर तथा वारेन ने 4 चरण बताए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो समस्या है उसको डायग्नोसिस करना है, यानी इसको पहचानना, फिर इस समस्या को दूर करने के लिए विकल्पों की खोज करना, फिर उन विकल्पों का विश्लेषण और उनकी तुलना करना, फिर एक ऐसी योजना को चुनना जिस पे चलना, अर्थात विकल्प का चयन करना या निर्णय करना। अब बैंक ने कुल 11 चरण बताए हैं। सामान्यतः किसी भी उसमें निर्णय प्रक्रिया में निम्न चरण हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपना उद्देश्य निर्धारित करेंगे, अर्थात हमारा कौन सा लक्ष्य है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। अब यह देखेंगे उसके जो है मार्ग में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं और उनकी व्याख्या करेंगे। फिर उन समस्या का विश्लेषण करेंगे कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए कौन से उपाय हो सकते हैं। फिर उन वैकल्पिक साधनों पे चर्चा करेंगे, विकास करेंगे। फिर उन विकल्पों में से उनकी छंटनी करेंगे कि हाँ ये विकल्प इसके लिए उचित हो सकते हैं। फिर उसमें से भी जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसका चयन करेंगे। चयन करने के बाद निर्णयों का क्रियान्वयन किया जाएगा और क्रियान्वयन करने के बाद प्रतिपुष्टि करेंगे कि ये जो है जो हमने निर्णय लिया है वो कितना उचित है और कितना अनुचित है, तथा नियंत्रण रखेंगे। साथियों नेतृत्व। ग्लोबर का मानना है कि अधिकतर प्रशासनिक संगठन अन्य किसी कारण की अपेक्षा दुर्बल नेतृत्व के कारण ही असफल होते हैं। साथियों ग्लोबर एक विचारक हैं, उनका कहना है कि जो प्रशासनिक संगठन होते हैं वो अन्य किसी कारण से इतना असफल नहीं होते हैं जितना को दुर्बल नेतृत्व के कारण होते हैं। परिभाषा टेरी की अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह योग्यता जो उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित कर। कहते हैं कि एक तो उन्होंने कहा कि नेतृत्व क्या है, एक योग्यता है किसके लिए, जो उद्देश्यों के लिए, जो निर्धारित उद्देश्य उसके लिए स्वेच्छा से कार्य करने हेतु प्रभावित, मतलब व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रभावित करना ही आपकी नेतृत्व है या नेतृत्व की क्षमता है। लिंग्विस्टन कहते हैं नेतृत्व से आशय उस योग्यता से, देखिए लिंग्विस्टन और टेरी दोनों ही नेतृत्व से आशय एक योग्यता के रूप में लेते हैं जो अन्य लोगों से, और उन्होंने भी कहा कि जो अन्य लोगों से एक सामूहिक उद्देश्य का अनुसरण करने की इच्छा जागृत करनी या उनको प्रेरित करते हैं। मूरे कहते हैं नेतृत्व ऐसी योग्यता जो व्यक्तियों को नेता द्वारा अपेक्षित विधि के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। देखिए टेरी, मूरे और लिंग्विस्टन ने सभी ने जो है नेतृत्व को एक योग्यता के रूप में माना है। मूरे कहते हैं कि नेतृत्व ऐसी योग्यता है जो व्यक्तियों को किसके एक नेता द्वारा जो अपेक्षित विधि है उसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। आर्डवेटेड कहते हैं नेतृत्व उन गुणों के संयोग का नाम है जिनको रखने पर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से काम लेने की योग्यता, विशेषकर उसके प्रभाव द्वारा अन्य लोग स्वेच्छा से कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जॉन जी ग्लोबर कहते हैं नेतृत्व प्रबंध का वह महत्वपूर्ण तत्व है जो उस योग्यता, सृजनशीलता, पहल शक्ति तथा सहानुभूति को व्यक्त करता है जिसकी सहायता से संगठन प्रक्रिया में मनोबल का निर्माण करके लोगों का विश्वास, सहयोग एवं कार्य करने की तत्परता प्राप्त की जाती हैं। तो साथियों ये परिभाषा याद कर लीजिए। अब नेतृत्व की कौन कौन सी विशेषता है। सबसे पहले अनुयायियों को एकत्रित करना, आचरण एवं व्यवहार को प्रभावित करना, पारस्परिक संबंध नेता तथा अनुयायियों के बीच, और सामूहिक लक्ष्य। ये 4 विशेषताएं नेतृत्व में होना आवश्यक हैं। नेतृत्व की शैली सही साथियों, ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय के सेव वर्गीय शोध बोर्ड ने नेतृत्व को 5 वर्गों में रखा। पहला नौकरशाह, तानाशाह या अधिनायक, कूटनीतिज्ञ, विशेषज्ञ और सहभागी। 5 वर्गों में। क्रिस आर्गिरिस ने 3 प्रकार के नेताओं में अंतर स्थापित करते हैं। पहले हैं निदेशक, अनुज्ञात्मक यानी अनुमति बोधक और सहयोगी। टेरी ने 6 प्रकार के नेतृत्व बताए हैं।
पहला है व्यक्तिगत, अव्यक्तिगत, आदेशात्मक, लोकतंत्रात्मक, पैतृकवादी और स्थानीय। सामान्यतः 3 शैलियाँ होती हैं: नेतृत्व की निरंकुश नेतृत्व, निर्बाध नेतृत्व और जनतंत्री नेतृत्व। नेतृत्व की तकनीक क्या होती है, किस मतलब कौन सी हम टेक्निक अपनाएंगे जिससे हम नेतृत्व को प्राप्त कर सकें? तो साथियों, सहयोग प्राप्ति की तकनीक होती है, शक्ति का प्रयोग किया जाता है, समन्वय में आदेश दिया जाता है, अनुशासन आरक्षण किया जाता है, उच्च समूह मनोबल का विकास किया जाता है। ये 5 टेक्निकें हैं जिसके आधार पर हम नेतृत्व प्रदान करते हैं। अब नेतृत्व में कौन कौन से गुण होने चाहिए साथियों? हेनरी फेयोल ने नेतृत्व के लिए 5 गुण बताए। 5 गुण कौन से? स्वास्थ्य और शारीरिक क्षमता, समझदारी, मानसिक शक्ति, नैतिक गुण, समानता और प्रबंधकीय। प्रोफेसर कैंट जी ने 3 गुण बताए: तकनीकी गुण, मानवीय गुण और सैद्धांतिक गुण। उर्विक ने भी 5 गुण बताए हैं: साहस, इच्छा शक्ति, लोचशीलता, ज्ञान और ईमानदारी। विस्तृत रूप से नेतृत्व में निम्न गुण होने चाहिए। पहला तो आत्मविश्वास, सत्यनिष्ठा, स्फूर्ति एवं सहिष्णुता, निर्णायकता, संप्रेषण योग्यता, साहस, उत्साहित करने की योग्यता, उत्तरदायित्व, विचारों में लोचशीलता, अनुभूति, समझदारी और अच्छा निर्णय। अब नेतृत्व के क्या कार्य हैं? डाल्टन ई मैकफार्लैंड ने नेतृत्व कार्य माना: समूह लक्ष्यों का निर्धारण करना, योजना का निर्माण करना, नीति तथा क्रियाविधि निर्धारित करना, अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करना, कार्यकुशल कर्मचारियों का समूह तैयार करना तथा उनका संरक्षण करना, अधीनस्थों के व्यवहार का उनकी उपलब्धियों के संदर्भ में मूल्यांकन करना, अनुयायियों के लिए एक आदर्श प्रदान करना। तो ये महत्वपूर्ण कार्य हैं। नॉर्मन एफ बॉसबर्न ने जो कार्य बताए नेतृत्व के, वो क्रियाओं का सूत्रपात करना, आदेश प्रदान करना, अपने समूह में स्थापित वाहिकाओं का प्रयोग करना, अपने समूह के नियमों एवं प्रथाओं को जानना और उनका अनुपालन करना, अनुशासन बनाए रखना, अधीनस्थों को सुनना, अधीनस्थों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक रहना, अधीनस्थों की सहायता करना। लिंकर्ड ने प्रबंध की 4 प्रकार बताई है। रेंसिन लिंकर्ड ने नेतृत्व को प्रबंध का केंद्रीय एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठक बताया। उन्होंने नेतृत्व शैलियों को 4 वर्गों में रखा। यह प्रबंध जगत में लिंकर्ड की 4 प्रबंध प्रणाली के नाम से विख्यात: शोषक निरंकुश, हितैषी निरंकुश, सलाहकारी और सहभागी। ये 4 प्रकार हैं रेंसिन लिंकर्ड के अनुसार। साथियों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ और हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को हमारी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।